जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको माता वैष्णो देवी लेकर जा रहा हूं। दोस्तों इस यात्रा में हम जानेंगे कि दिल्ली से कटरा कैसे पहुँचे, कितना किराया लगता है, यात्रा पर्ची टोकन कैसे प्राप्त होता है, कटरा से भवन की चढ़ाई कितने किलोमीटर की है, चढ़ाई के दौरान क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, किस मौसम में हमें जाना चाहिए, भैरव की चढ़ाई कैसी है, उड़न खटोला व टेम्पो का किराया इत्यादि। इसके अलावा भी आप वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यात्रा शुरू करते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों यह यात्रा हमने सितंबर माह में की थी। वैसे तो पूरे वर्ष माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु सर्दियों में सितंबर से लेकर मार्च तक कुछ कम भीड़ मैंने अक्सर देखी है। परंतु बच्चों की छुट्टियों के समय, नवरात्रों में शनिवार रविवार के साथ कोई और छुट्टी आ जाए जैसे शुक्रवार या सोमवार, तो इस समय भी भीड़ बढ़ जाती है व शनिवार रविवार को तो भीड़ रहती ही है। मैंने दोस्तों यह टिकट 1.5 महीना पहले बुक कर ली थी और इत्तेफाक की बात यह हुई कि इन 4 दिनों में दिल्ली में G20 समिट होने के कारण दिल्ली बंद होनी थी और लोगों को मौका चाहिए था, तो पूरी दिल्ली पहुंच गई माता के दरबार में। दोस्तों इस यात्रा की शुरुआत हमने अपने घर से मेट्रो से करी। मेट्रो से हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर वहां से हमने जम्मू मेल पकड़ी। हमारी टिकट 3rd AC की थी और इसका किराया एक तरफ का लगभग 1000 रुपये के आसपास होता है। यह टिकट मैंने पेटीएम ऐप से बुक की थी। ट्रेन समय पर आ गई थी। हम सभी लोग बहुत ही खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश तो ये 2 बच्चे थे, क्योंकि ये दोनों पहली बार अपनी लाइफ में ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। ये दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला ट्रेन का सफ़र कर रहे थे और ये दोनों माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे थे ट्रेन में। दोस्तों इनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी और इन्होंने पूरी ट्रेन में बहुत अच्छा वाला एंजॉय किया और इनके साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत अच्छा एंजॉय किया। पूरी मस्ती काटी है इन लोगों ने, बच्चों ने, और पूरा एंजॉय करते हुए माता के दरबार में ये लोग पहुँचे हैं। आप देख ही सकते हैं ट्रेन में किस तरीके से ये आपस में खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। और एक चीज़ और है बच्चों, ये बच्चे भी ना कभी एक जगह पर टिकते नहीं हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कूदते रहते हैं बंदरों की तरह। छोटे बच्चों का ये थोड़ा बड़ा वो हमें लगता है, ये बिल्कुल एक जगह नहीं टिकते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन करते रहते हैं ये, जब तक सोते नहीं हैं तब तक। दोस्तों ट्रेन सही समय पर आ गई थी और हमें अपनी सीट मिल गई थी। हम फोटोग्राफी करते हुए और माता का जयकारा लगाकर चल पड़े माता के दरबार की ओर। दोस्तों सफ़र रात का था, इसलिए हम ज़्यादा बाहर की वीडियो नहीं बना पाए। खाना हम अपना साथ लेकर आए थे, जो कि हमने समय पर खा लिया था। बीच बीच में 1-2 बार चाय हमने खरीद कर पी ली थी। रात को हम सो गए थे व जब हम सुबह उठे तो पठानकोट के आसपास पहुंच गए थे। नींद हमारी ठीक से पूरी हो गई थी। बच्चे यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों ट्रेन का भी सफ़र एक अलग ही मज़ा होता है। ट्रेन के सफ़र में आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और ट्रेन का हर स्टेशन आपको कुछ ना कुछ बाद में याद दिलाता है कि हम उस समय वहाँ पहुँचे थे, उस समय वहाँ पहुँचे थे, उस समय वहाँ पर वो आया था और उस समय वहाँ पर वो आया था। यहाँ टनलों से गुजरते हुए, जंगलों से गुजरते हुए, नदी, झरने, बहुत सारे नज़ारे हम ट्रेन में देख पाते हैं, जो कि हम जहाज़ के सफ़र में कभी नहीं देख पाते। गाड़ी में भी हम अपनी टैक्सी या कार वगैरह, बस वगैरह में जाते हैं तो उसमें काफ़ी थकान होती है और उतना एंजॉय हम नहीं कर पाते। हालांकि गाड़ी हम कहीं कहीं पर रोक कर एंजॉय कर लेते हैं, पर उसमें थकान बन जाती है।
पर ट्रेन का सफ़र ऐसा है, इसमें हम लेट के आराम से पूरे लंबे पैर करके सोते हुए और सब कुछ दाएं बाएं घूमते हुए ट्रेन के अंदर आगे अपना सफ़र आगे की तरफ तय करते हैं, जिसमें थकान बिल्कुल भी नहीं होती और भरपूर इंजॉय होता है। दोस्तों यहाँ अब हम जम्मू के आसपास एंट्री हो गई है हमारी, जम्मू में एंटर हो गए हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे सुंदर नज़ारे बाहर दिख रहे हैं आपको। पहाड़ दिख रहा है और बादल भी दिख रहे हैं और बारिश होने वाली है जल्दी ही, ऐसा लग रहा है। कितना सुंदर नज़ारा आपको खिड़की से सामने देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदर हरियाली है, कितना अच्छा नज़ारा है दोस्तों। और दोस्तों अब सामने आप एक अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं, बादलों से किस तरीके से पहाड़ घिरा हुआ है माता वैष्णो देवी का। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वैष्णो देवी वाला पहाड़ आ गया है और साथ में नीचे नदी बहती हुई देख रहे हैं आप। देखिए कितना अद्भुत सुंदर नज़ारा, वाकई में ये माता वैष्णो देवी का ही पर्वत है। देखिए हेलीकॉप्टर यात्रा भी आप देख सकते हैं, सामने हेलीकॉप्टर यात्रा चल रही है। यह हेलीकॉप्टर यात्रा दोस्तों कटरा से लेके नीचे बस स्टैंड से लेके आपको ऊपर सांझी छत तक पहुंचाती है और वहां से कुछ किलोमीटर ही फिर वैष्णो देवी माता का भवन रह जाता है दोस्तों। और हम बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं, काफ़ी पास आ गए हैं हम रेलवे स्टेशन के। थोड़ी देर में ही आप रेलवे स्टेशन आप देख पाएंगे। दोस्तों अब सामने ही आप देख सकते हैं कटरा का स्टेशन आ चुका है और जल्दी ही ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाएगी और अब हम लोग अपना सामान उतार कर चल पड़ेंगे माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ। दोस्तों इस ट्रेन की यात्रा में हमें काफ़ी मज़ा आया और बहुत ही अच्छे से हम आराम करके सो के खा पी के सारे काम करने के बाद हम आराम से इंजॉय करते हुए नज़ारे देखते हुए और सब कुछ बहुत अच्छे से करते हुए स्टेशन पर कटरा के पहुंच गए हैं। देख सकते हैं सामने बोर्ड लिखा हुआ है कटरा वैष्णो देवी का स्टेशन। और दोस्तों आप यह टिकट दिल्ली से डायरेक्ट बुक कर सकते हैं सीधा कटरा के लिए। पहले जम्मू तक के लिए ट्रेनें आया करती थी, परंतु अब डायरेक्ट कटरा तक के लिए ट्रेनें आती हैं और आप दिल्ली से डायरेक्ट या कहीं से भी जम्मू तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा कर दी है हमारी सरकार ने, जो कटरा में वैष्णो देवी माता के दरबार के पास ही स्टेशन बना दिया है। वरना हमें जम्मू तक आना पड़ता था और जम्मू के बाद हम कोई गाड़ी बस टैक्सी वगैरह करने के बाद कटरा तक पहुंचा करते थे। पहले डायरेक्ट कटरा तक ट्रेन नहीं थी दोस्तों, परंतु अब डायरेक्ट कटरा तक ट्रेन होने की वजह से बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है लोगों को। डायरेक्ट ट्रेनें यहाँ तक आती हैं और तीर्थ यात्री डायरेक्ट कटरा पहुंचकर अपना माता वैष्णो देवी दरबार में पहुंचते हैं, यात्रा करके आते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है। जैसा कि देख सकते हैं ट्रेन का यह स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है और बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। हर जगह हमें रेलवे पुलिस वाले देखने को मिल रहे हैं। देखिए कितना साफ़ स्टेशन है, सुथरा स्टेशन है और स्टेशनों की तरह नहीं है। हमने तो ऐसे स्टेशन देखे जहाँ पे काफ़ी गंदगी होती है, परंतु यह स्टेशन हमने जो देखा बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा स्टेशन है दोस्तों। और देखिए सिक्योरिटी भी कितनी अच्छी है, हर जगह पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं रेलवे पुलिस के, और यहाँ पे कई तरह की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आप यात्रा पर्ची टोकन की जो रजिस्ट्रेशन होता है आप यहाँ स्टेशन पर भी करवा सकते हैं, स्टेशन पर भी उसकी सुविधा आपको मिलती है। परंतु यहाँ अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए आप मेरा कहना माने तो आप सीधा कटरा पहुँचिए। कटरा बस स्टैंड के पास में ही यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती, 10-15 मिनट ही आपको वहाँ पे लगते हैं। परंतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि पूरी ट्रेन खाली होती है और पूरी ट्रेन लाइन में लग जाती है।
और अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन पर और सब लोग अपनी पैकिंग करके जल्दी से बाहर निकलेंगे और फिर चलेंगे माता वैष्णो देवी दरबार की ओर। इन बच्चों का तो बिल्कुल उतरने का मन ही नहीं कर रहा है, ये तो सोच रहे हैं और आगे तक जाएं और आगे तक चलते रहें, घूमते फिरते रहें। तो ये हमारी ट्रेन थी दोस्तों जम्मू मेल, इसमें हम आए थे और इसका किराया मैंने आपको बता ही दिया था। 1000 रुपये के आसपास में हमारा 3rd क्लास AC का इसका किराया होता है। और यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए दोस्तों हमने लिया एक ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा हमें होटल तक पहुँचाता है और होटल हमें मिला है होटल श्री साईं बसेरा। हमने यह होटल कुछ ही देर के लिए लिया था, मुश्किल से 2 या 3 घंटे के लिए। मैंने इनसे बात कर ली थी, हमें खाली नहाना धोना है और फिर हम निकलेंगे। और यह आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यात्रा की पर्ची मिलती है, रजिस्ट्रेशन होता है और आपको एक आई कार्ड मिलता है। आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको ही आना पड़ेगा यहाँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी आकर रजिस्ट्रेशन करवा ले, नहीं, सबको ही आना पड़ेगा। सबका आधार कार्ड लगेगा, आपकी फ़ोटो भी खिंचती है यहाँ पे और आपको एक आई कार्ड मिलता है। ये आप देख सकते हैं सामने, इस तरह का यहाँ पे आई कार्ड मिलेगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। यह जगह देख लीजिए, यह है कटरा का बस स्टैंड और ये चौराहा है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवा कर आगे बढ़ना है दोस्तों होटल में नहाने धोने के बाद और वहीं पर हमने बैग जमा कर दिया था, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया उसने। खाली होटल में नहाने धोने का हमें से 500 रुपये चार्ज लिया था उसने। और उसके बाद हम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा के अपना आई कार्ड लेके उसके बाद हमने ऑटो किया और माता के दरबार के नीचे जो गेट है वहाँ तक के लिए ऑटो में हम पहुँचे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कैसे ऑटो की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर ऑटो नीचे जाने का एक रास्ता है और आने के लिए वापस यहाँ से नहीं आते। आप सोचते हैं कि वापसी में हमें ऑटो मिल जाएगा यहाँ से, पर यहाँ से वापसी का ऑटो नहीं मिल पाता है क्योंकि ये ऑटो सीधा नीचे जाता है उतार कर और नीचे से ही एक बहुत लंबा रास्ता बना हुआ है, वहाँ से वो वापस आपको जम्मू रेलवे स्टेशन और कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचाता है और वहाँ से फिर वापस आता है दोस्तों। तो हम यहाँ उतर गए हैं दोस्तों। ये माता वैष्णो देवी का दरबार का गेट आ गया है नीचे का। आपको यहाँ पे चेकिंग करवानी होगी और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अपने साथ कोई भी संदिग्ध ख़राब चीज़ ऐसी मत लाइए, जो कांटा छुरी वगैरह होती है, बीड़ी सिगरेट वगैरह, चमड़े की वस्तुएं अपने साथ में ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर दरबार में इन चीज़ों के ले जाने की मनाही होती है। आपको वैसे तो ऊपर माता के भवन के पास में बैग जमा करने का ऑप्शन मिल जाता है, परंतु इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं होती, इनको ना ही लाएं तो अच्छा है दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बतानी भूल गया था कि जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से लेके होटल तक का किराया यानी कटरा तक का किराया 250 रुपये ऑटो का फिक्स लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो 1-2 किलोमीटर का है, पैदल भी चल सकते हैं, पर हमारे साथ में बच्चे थे, बैग थे, इसलिए हमने ऑटो किया और 250 रुपये किराया देकर हम होटल तक पहुँचे थे। और दोस्तों एक यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची जो मिलती है वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। यहाँ बाणगंगा से आपको ऊपर जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कई तरह के साधन मिलते हैं, जैसे कि आपको पालकी मिलती है, पिट्ठू मिलते हैं, घोड़े मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। छोटे बच्चों के लिए स्ट्रॉलर जो ट्रॉली होती है वो मिलती है, वो आप खुद भी ले आ सकते हैं किराए पे लेके, या फिर उसके साथ में एक आपके बंदा भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। और घोड़े, खच्चर और इस तरह के ये सभी साधन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा ऊपर अर्धकुंवारी के पास में जा थोड़ा सा पहले उससे आपको टेम्पो की सुविधा भी मिलती है, पर उसमें एक ख़ास बात क्या है दोस्तों, आप अगर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पहले से ही करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तुरंत रजिस्ट्रेशन बड़ी ही मुश्किल से होता है और बड़ी मुश्किल से उसकी टिकट मिल पाती है, बहुत लंबे समय में ये नंबर आता है। अगर भीड़ ज़्यादा हो गई तो ऑनलाइन वालों को ही प्रेफरेंस देते हैं, बाकी सबको फिर पैदल ही जाना पड़ेगा, आपको उसकी टिकट नहीं मिल पाएगी दोस्तों। इसलिए तो मेरा आपसे आग्रह यही होगा कि आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर चलें।
हमने यहाँ किसी और सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों। हमने केवल एक लकड़ी खरीदी थी सहारे के लिए और उसी लकड़ी के सहारे हम ऊपर तक पहुँचे हैं। इस लकड़ी की कीमत मुश्किल से 20-25 रुपये ही रही होगी शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और इसके साथ ही हम ऊपर पहुँचे हैं। बाकी आप इसके बाद सबसे पहले बाणगंगा आती है दोस्तों और गुलशन कुमार का भंडारा आता है। आप नहा धोकर बाणगंगा में और भंडारा खाकर आगे बढ़ सकते हैं। रास्ते में इस तरह के मंदिर और कई तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और रास्ते में देखिए किस तरीके से बच्चे ढोलक पर एंजॉय करते हैं। दोस्तों यहाँ आप किराया देख सकते हैं। मैंने सभी चीज़ों का यहाँ किराया लिख दिया है, आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। और यहाँ हेलीकॉप्टर व ऊपर जो भैरव घाटी पे जो उड़न खटोला चलता है उसके भी मैंने यहाँ पे किराया दे दिया है। आप चेक करके अपना किराया लेकर जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अर्धकुंवारी पर पहुँचते हैं तो अर्धकुंवारी में नंबर बहुत ही लेट आता है। कई बार 6-7 से 8 घंटे या 12 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए आप अर्धकुंवारी से अपना एक टोकन ले लीजिए व वापसी में दर्शन कीजिए, जिससे कि आपका समय काफ़ी बच जाएगा। या पता कर लीजिए, अगर कम समय लगता है तो आप दर्शन करके जाइए, ज़्यादा समय लगता है तो आप वापसी में ही दर्शन कीजिएगा। वापसी में आप इंतज़ार भी कर सकते हैं दोस्तों। और अर्धकुंवारी से ही एक नया रास्ता भवन के लिए जाता है। जैसा कि आपने पीछे स्क्रीन पर देखा, लिखा हुआ था वहाँ पे भवन का रास्ता, उसी से ही आप ऊपर भवन पर पहुँचिए। वह भवन पर पहुँचने के बाद दोस्तों आप दुर्गा भवन में फ्री में डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। डॉर्मेट्री का कोई किराया नहीं है, जबकि दुर्गा भवन में होटल का बहुत ज़्यादा किराया होता है, जो कि ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो ही आपको आसानी से मिल पाएगा। यहाँ पर आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भीड़ कई बार बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। यहाँ पर हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से सुखद पूर्वक हो गए थे। यहाँ दोस्तों जैसे कि हमारे साथ बिल्कुल ही एक चमत्कार हुआ। हम सुबह 9-10 बजे के आसपास में चढ़ाई की थी, यात्रा शुरू की थी हमने, और हम रात को 9-10 बजे के आसपास ही पहुँचे थे, क्योंकि हम बच्चों के साथ में थे। और दोस्तों जिस समय हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत ही तगड़ी भीड़ लगी हुई है। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें हमारे लाइन में लगना बहुत संभव नहीं था दोस्तों। और दोस्तों हम बच्चों के साथ में, बच्चे बहुत थक गए थे, हम लोग भी बहुत थक गए थे, तो हमने आराम करने का फ़ैसला किया। हमने डॉर्मेट्री में भी जगह फुल हो गई थी, तो हमने डॉर्मेट्री के ऊपर गए और वहाँ पर छत पर आराम किया। सब लोग थकान के मारे सो गए थे। अचानक से मेरी रात को 3:30 बजे आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि लाइन का एक आदमी भी वहाँ पर नहीं लगा हुआ। पूरी लाइन ख़त्म हो चुकी है और रात को 3:30 बजे जाने वाले आराम से जाके दर्शन करके आ रहे हैं। मैंने उसी समय जल्दी से सबको उठाया और हम जल्दी से सब लोग दर्शन करके आ गए दोस्तों। यहाँ पर बैग जमा करने की भी काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो हमने ऐसा किया, हम 2 फैमिली थी, एक फैमिली पहले चली गई, बैग उन्होंने रखा, फिर हम दर्शन करके आ गए तो हमने दूसरी फैमिली का बैग रखा, तो जिससे कि हमारा बहुत सारा समय बच गया। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा ये चमत्कार हुआ। माता ने सही समय पे हमें दर्शन करवा दिए। आधे घंटे में ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, और अगर रात को लाइन में लगे थे तो हमको कम से कम 4-5 घंटे दर्शन करने के लिए लग जाते दोस्तों। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रात को अगर कुछ आपके साथ में साधन नहीं है ओढ़ने बिछाने के लिए, तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स मिलते हैं जो कि किराए पर मिलते हैं, पर किराया फ्री होता है। पर स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि 100 या 200 रुपये, या कुछ 500 रुपये भी लेते हैं किराए के लिए, ताकि कोई कंबल ना ले जाए। और
फिर वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं जब आपको कंबल वापस किया जाता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे ब्लैंकेट भी लेकर आराम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ठंड होती है तो ब्लैंकेट आपको लेना ही पड़ता है दोस्तों। और दुर्गा भवन में जो डॉर्मेट्री मिलती है वहाँ पे चार्जिंग की, बाथरूम की, नहाने की हर तरह की सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो माता के दर्शन करने के बाद दोस्तों हम चल पड़ते हैं भैरव की चढ़ाई पर, भैरव के दर्शन करने के लिए। दोस्तों भैरव के दर्शन करने के लिए इसकी चढ़ाई काफ़ी सख्त होती है, मतलब कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। थकने के बाद चढ़ने की हिम्मत नहीं रहती। तो दोस्तों आप यहाँ के लिए घोड़ा भी कर सकते हैं, और उड़न खटोले की सुविधा भी दोस्तों यहाँ पर है, जिसका काफ़ी कम किराया है, 100 रुपये के आसपास में इसका प्रति व्यक्ति किराया है दोस्तों। और आप चाहें तो घोड़े भी कर सकते हैं। हमने तो इस यात्रा को खुद पैदल ही किया था। बस एक हमारे फैमिली में जो मौसी है हमारी, उनके लिए और बच्चों के लिए थोड़ा घोड़ा कर लिया था, खाली ऊपर तक जाने के लिए। और हम लोग इसमें पैदल ही गए थे इस यात्रा के अंदर, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। रास्ते में हमें लंगूर मिले और काफ़ी सुंदर नज़ारा था, काफ़ी पेड़ हरे भरे और इस तरह के नज़ारे वहाँ पे देखने को हमें मिले दोस्तों। आप भी देखिए किस तरह के नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऊपर भैरव घाटी से देखिए माता के दरबार का कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। यह तस्वीर मैं इस समय भैरव की छत से ही ले रहा हूँ। देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर पहाड़, और माता के भवन का नज़ारा यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए सामने लंगूर बंदर भी बैठा है। यहाँ पे लंगूरों की काफ़ी संख्या है, बहुत सारे लंगूर यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों सामने आप देख सकते हैं भैरव मंदिर, यहीं पर भैरव का मंदिर है। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आप आराम से आधे घंटे के अंदर इसका भी दर्शन आप करके आ सकते हैं। बाहर चप्पल उतारने की सुविधा है और यहाँ पर आराम से बैठने की, धूप सेकने की सुविधा आपको मिल जाती है। और भैरव के दर्शन करने के बाद आप नीचे जा सकते हैं। और यहाँ से दूसरा रास्ता मिलता है दोस्तों, जो कि सांझी छत पर हमको पहुँचाता है। जिस रास्ते से हम अर्धकुमारी से चले थे वहाँ पर ये रास्ता जाके ख़त्म होगा दोस्तों। अर्धकुमारी से भवन तक का रास्ता थोड़ा अलग था, और यहाँ से लेके नीचे अर्धकुमारी तक का रास्ता थोड़ा अलग होगा, जो कि हेलीपैड जो कि सांझी छत की तरफ से होता हुआ निकलता है और हमें अर्धकुमारी तक पहुँचाता है। अब यहाँ आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कई रास्ते निकल रहे हैं। भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि सांझी छत कहलाती है दोस्तों। सांझी छत पे भी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे एक भंडारे का भी स्थान है, जहाँ भंडार खाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं दोस्तों हमारी यात्रा पूरी हो गई थी। वैसे तो दोस्तों इस यात्रा में मुश्किल से 12-13 घंटे लगते हैं, पर हमारे साथ बच्चे थे इसलिए हमें पूरे इसमें 24 घंटे के आसपास का समय लग गया दोस्तों। और पर हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी प्रकार की। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई रास्ते में किसी भी प्रकार की। और दोस्तों इसमें खाने के लिए आपको बताऊं, रास्ते में कई तरह के सरकारी ढाबे आते हैं दोस्तों, सरकारी रेस्टोरेंट आते हैं, जहां पर बहुत ही सस्ते दाम पर आपको खाना मिलता है। आप वहीं से खाकर आप अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर भवन पर भी एक रेस्टोरेंट आता है, पर उसका थोड़ा सा महंगा खाना है। आप हो सके तो नीचे से ही अपने बीच बीच में कई रेस्टोरेंट सरकारी आते हैं, जहाँ पे आप खाना खाकर आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों प्रसाद के लिए बताऊं, भवन पर जो प्रसाद मिलता है, एक दुकान है केवल भवन के ऊपर बिल्कुल, तो वहाँ पर प्रसाद थोड़ा सा महंगा मिलता है। आप चाहें तो नीचे से प्रसाद लेके आ सकते हैं, या जहाँ पर भैरव के लिए उड़न खटोले की जो जगह है वहाँ से कुछ दुकानें हैं, वहाँ से आप प्रसाद लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लास्ट में आने के बाद बिल्कुल एंड में भवन के पास में केवल एक ही दुकान है जहाँ पर बहुत ही महंगा प्रसाद मिलता है। तो इसलिए आप पीछे से ही प्रसाद लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा, जो कि थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा आपको। और नीचे से लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नीचे तो और भी सस्ता मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऊपर लिमिटेड दुकानें हैं, कम दुकानें हैं।
काफ़ी मुँह मांगी दाम पर ही एक प्रसाद देते हैं दोस्तों। इसके अलावा बीच बीच में काफ़ी दुकानें आती हैं पर उनके रेट काफ़ी हाई होते हैं। आपको एक जूस का गिलास भी यहाँ पे नॉर्मल दाम से 3-4 गुना महंगा पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हो सके तो कुछ खाने का सामान अपने साथ में रखें। आपके साथ बच्चे हैं तो कुछ खाने का सामान साथ में रखें, और या फिर नीचे से ही अपने खाने का सामान लेके आएँ, या फिर यहाँ पे जो सरकारी रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना प्राप्त करें। और आप अच्छे पैसे वाले हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं से भी किसी भी तरह का कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। इस यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी जो आप मालूम करना चाहते हैं आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें वह जानकारी मालूम होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। जल्द ही हम दोबारा से वैष्णो देवी का यात्रा करेंगे। यह दोस्तों वीडियो मैं काफ़ी लेट डाल रहा हूँ। यह यात्रा हमने पिछले साल की थी सितंबर के महीने में, और अब पूरा 1 साल हो गया। 1 साल बाद मैं इस वीडियो को डाल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं नौकरी भी करता हूं, इस वजह से समय नहीं मिल पाया। तो इस वजह से यह वीडियो डालने में मुझे काफ़ी देर हो गई दोस्तों। हंसू 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 नेटवर्क तो भी नहीं आएगा। नेटवर्क नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। दबा जाएगा। कोई बात नहीं। गरम चाय चाहिए। बैलून को फेंको इधर इसके पास। कौन सी कोटी लेगी? कौन सी कलर की?